पर इन क्राइसिस में फंड निवेश करने की कोशिश करता है। फंड मैनेजर है एस नरेन, जो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल के सीआईओ भी है। उनके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ को फंड मैनेजर है रोशन चटनी। दोस्तों, तकरीबन जनवरी 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तकरीबन 3 साल फंड अब कंप्लीट करने आ रहा है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक फंड ने तकरीबन 23% CAGR से रिटर्न बनाकर दिया है। तकरीबन 4090 करोड़ का फंड का करंट AUM है। दोस्तों, ये फंड अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस थीम पे काम करता है। ऐसी कंपनियां जहां पे किसी ना किसी प्रकार का क्राइसिस हो, वहां पे ये फंड अपॉर्चुनिटी तलाशता है। दोस्तों, मार्केट का सबसे जो खराब टाइम होता है वही सबसे बेहतरीन टाइम भी होता है निवेश के लिए। हमने ये देखा भी है हमारे रिसेंटली ही मार्केट के बड़े करेक्शन के अंदर। पिछले साल ही हमने देखा मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अनसर्टेनिटी आया था कोविड का, और उसके कारण मार्केट में क्राइसिस भी हुआ। मार्च के महीने में 2020 में भारत का जो मार्केट है और विश्व का भी मार्केट तकरीबन 40 से 60% गिरा। और वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी उभरी। और वहां पे जिस इन्वेस्टर ने खराब समय में अपॉर्चुनिटी में निवेश करने की तलाश की होती, उनको आज बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला हुआ है। तो वाइस इन्वेस्टर 6 अपॉर्चुनिटी इन बैड टाइम एंड मेक फॉर्चून आउट ऑफ इट। खराब समय में ही आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खराब समय में ही आपको बेहतरीन डील मिलेगी, मार्केट में सस्ते वैल्यूएशन मिलेंगे। और यही थीम पे ये फंड भी काम करता है। ऐसे सेक्टर या ऐसी कंपनियां जिसमें किसी ना किसी प्रकार का क्राइसिस चल रहा हो, वहां पे ये फंड अपॉर्चुनिटी तलाशेगा और वहां पे आपके लिए बड़ा अल्फा बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के क्राइसिस आ सकते हैं। मार्केट में या किसी कंपनी में कई प्रकार के स्पेशल सिचुएशन उभर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मैक्रो चेंजेस, कई प्रकार के ऐसे फंडामेंटल लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण कई प्रकार के कंपनियों के लिए खराब या सही हो सकता है। हम रिसेंटली ही देख रहे हैं ग्लोबली कई सारी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री में हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत पुरानी जो ओल्ड इकोनॉमी की कंपनियां हैं, जैसे कि पावर की कंपनियां, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है एनर्जी क्राइसिस। पिछले तकरीबन 5-10 सालों से ESG के कारण, और अगर आप देखें रिन्यूएबल की तरफ कई सारी डेवलप कंट्री ने बहुत ज्यादा निवेश किया और ओल्ड इकोनॉमी में पावर प्लांट में और दूसरे सेगमेंट में निवेश नहीं किया। और अब ये एनर्जी क्राइसिस वापस आ रहा है। और वहां पे अगर आप देखें तो पावर की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, ऐसे शॉर्टेज खड़े हो रहे हैं। और वहां पे हम देख रहे हैं भारत की भी कई सारी जो पावर बेस पुरानी कंपनियां हैं जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता था, वो अब फिर से फोकस में आ रही है। ऑयल एंड गैस की कंपनियां फिर से फोकस में आ रही है। तो ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। और वहां पे अगर आप देखें, आप पहले से ही निवेशित होते तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता था। उसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी चेंज हो सकते हैं। उसके कारण भी कई सारे स्पेशल सिचुएशन खड़े हो सकते हैं और उसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने देखा है तकरीबन पिछले 3-4 सालों से AGR का क्राइसिस चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके कारण कंटिन्यूअसली कई सारी टेलीकॉम कंपनियों को कई सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें से अगर आप देखें पिछले तकरीबन 10 सालों में 3 कंपनियां ही अब तक सक्सेसफुली टेलीकॉम सेक्टर में खड़ी रह पाई है। और यहाँ से भी फ्यूचर में कितनी कंपनियां रहेगी वो कहना मुश्किल है। तो ये पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। प्राइसिंग का भी यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में सर्वाइव करेगा ये पूरे के पूरे क्राइसिस से टेलीकॉम सेक्टर के, वो कंपनी एक बेहतरीन ग्रोथ बनाने का पोटेंशियल रखती है। उसके बाद रेगुलेटरी रोडबैक भी आ सकते हैं। पिछले साल तकरीबन अगर आप देखें तो RBI ने HDFC बैंक पे नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पे रोक लगाई थी। उस समय पे बैंक में बड़ा करेक्शन भी आया था। और अभी भी आप देख रहे हैं तो कई सारे बैंकिंग में करेक्शन चल रहा है। पिछले तकरीबन 1 साल में जो मार्केट में रिकवरी आई है उसमें बैंकिंग सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि अभी भी कई सारे डाउट खड़े हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के कि यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ कैसे आएगी, NPA कैसे रहेंगे। इसी कारण अगर आप देखें पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर भी अभी भी पूरे के पूरे मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये भी अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ से फिर से क्रेडिट ग्रोथ वापस आ सकती है और उसका बेनिफिट अच्छी बैंकों को मिल सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। उसके कारण भी कई सारी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो सकती है। तो वहां पे भी ये फंड निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाशता है। और कोई मर्जर हो गया, एक्वाइजिशन हो गया, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, उसके कारण भी मार्केट कंपनी को पनिश कर सकता है। तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर वो मर्जर
फेवर में हो और उसको मार्केट मिस जज करे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। मैनेजमेंट चेंज तकरीबन 2017 में अगर आप देखें तो इन्फोसिस में अगर आप देखें विशाल सिक्का नाम के सीईओ हुआ करते थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया। उनके समय में कुछ खराब डील की गई थी, उसके कारण उन्होंने रिजाइन किया 2017 में। वहां से इन्फोसिस तकरीबन 600 के आसपास से 400 के लेवल पे आया था, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनी थी। और उस समय पे अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्फोसिस में निवेश किया होता तो आज उस शेयर का भाव 400 रुपए से बढ़कर तकरीबन 1700-1800 रुपए आ चुका है। सिमिलर वे पे तकरीबन 2015 के आसपास दोस्तों हमने, अगर आपको याद रहेगा तो, मैगी नूडल्स जो नेस्ले बनाती है उस पर कुछ क्राइसिस आए थे कि उसमें जो लीड कंटेंट होते हैं उस पर कुछ ऐसे इश्यू खड़े हुए थे। तो वहां पे जो नेस्ले का शेयर हुआ करता था 6000 रुपए से करेक्ट होकर 4000 रुपए के आसपास आया था और आज नेस्ले का शेयर 4000 से बढ़ के तकरीबन 22000 रुपए के आसपास आ चुका है। तो ऐसे क्राइसिस मार्केट में आते रहेंगे किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में, और वहां पे अगर कोई एक अच्छा फंड मैनेजर आपके पैसे मैनेज कर रहा हो तो वो एक ऐसे क्राइसिस में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खड़ी कर सकता है और वही काम ये फंड करता है। तो दोस्तों स्पेशल सिचुएशन कैसे इमर्ज होती है वो हमने ऑलरेडी चर्चा की है। गवर्नमेंट एक्शन के कारण, रेगुलेटरी चेंजेस के कारण हो सकता है ऐसा क्राइसिस आ सकता है। कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक या इकोनॉमी स्पेसिफिक क्राइसिस भी आ सकते हैं, या ग्लोबल इवेंट अनसर्टेनिटी जो हमने कोविड में देखा, ये एक ग्लोबल इवेंट था, उसके कारण भी क्राइसिस आ सकते हैं। और ये 3 प्रकार के क्राइसिस के कारण स्पेशल सिचुएशन खड़ी हो सकती है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जहां पे आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का ये इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाशता रहेगा। तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का करंट पोर्टफोलियो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारती एयरटेल दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में हमने अभी ही चर्चा की कि पिछले कई समय से क्राइसिस चल रहा है, अभी भी एजीआर के इशू चल ही रहे हैं। अब धीरे धीरे टेलीकॉम कंपनियां कोशिश करेगी कि वो प्राइसिंग हाइक ले पाए। तो करंटली अगर आप देखें भारती एयरटेल एक फ्रंट रनर है टेलीकॉम सेक्टर में। दूसरी जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की वोडाफोन आइडिया, वो सर्वाइव करेगी नहीं करेगी उस पर अभी भी कई सारे क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पे अगर आप देखें भारती एयरटेल एक क्लियर विनर निकल कर आ रहा है प्योर प्ले टेलीकॉम सेक्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने तकरीबन 12% का एलोकेशन दिया। और दोस्तों तकरीबन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक फंड ने सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ पे दिया है। 2019 में भी ये शेयर था, उस समय पे तो कोई भारती एयरटेल के बारे में चर्चा भी नहीं करता था। हमें याद है जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब भी उन्होंने भारती एयरटेल में बड़ा एलोकेशन दिया था। उस समय पे भी फंड को अगर आप देखें उस समय पे भारती एयरटेल को कोई देखता नहीं था, तब इस फंड ने उस शेयर में निवेश किया था और अब देखें उसका एलोकेशन 12% तक बढ़ चुका है। सन फार्मा दोस्तों, सन फार्मा भी अगर आप देखें तो जेनरिक दवा में अभी भी कुछ इश्यू फेस हो रहे हैं यूएस में, और वहां पे सन फार्मा में इस फंड ने तकरीबन 10% का एलोकेशन दिया है। तो ये भी एक अगर आप देखें बहुत बड़ा एलोकेशन सन फार्मा में दिया है। एनटीपीसी, सीईएससी और दूसरे भी कई सारे पावर सेक्टर की कंपनियों ने इस फंड में तकरीबन पिछले 2 सालों में निवेश किया है। जहां पे कोई नहीं देखता था तभी भी इस फंड ने ऐसी पावर कंपनी में और एनर्जी कंपनी में निवेश किया हुआ था, जिसका फायदा अब इस फंड को मिल रहा है। एनटीपीसी में तकरीबन 9.7 का एलोकेशन दिया है। उसके बाद एक्सिस बैंक में भी 7.6 का एलोकेशन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे भी 5.5 का एलोकेशन दिया है, और गैस के दाम भी यहाँ से बढ़ने वाले हैं, मार्केट में न्यूज भी है, तो उसका फायदा भी गेल को मिल सकता है। सीईएससी दोस्तों ये भी एक प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनी है, कोलकाता में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। सीईएससी भी एक बेहद बेनिफिशियरी हो सकता है पावर सेक्टर में जो कुछ हो रहा है करंटली उसका। उसके बाद ओएनजीसी दोस्तों ये भी एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, इसको भी मार्केट ध्यान में नहीं लेता था और अब ये कंपनी भी फोकस में आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, पीएसयू बैंक है, एसबीआई, और इसमें भी अगर आप देखिए पिछले तकरीबन 5-10 सालों में कोई बड़ा रिटर्न नहीं बना है, बट एसबीआई के पास भी बहुत ही बड़ा क्लाइंट बेस भी है। इनकी सब्सिडियां भी एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड भी बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है। तो एसबीआई भी एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है यहाँ से बड़े स्तर पे री रेटिंग का। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन कंपनी है आईटी सेक्टर की, इसको अभी भी ऐसा वैल्यूएशन नहीं मिलता है जैसा टीसीएस को या इन्फोसिस को मिलता है। दिग्गज कंपनी है, फिर भी यहाँ पर भी 3% का एलोकेशन दिया है। एस्टर डीएम में 2.7 का, यूनाइटेड स्पिरिट में 2.7 का एलोकेशन है। कोल इंडिया दोस्तों, कोल इंडिया भी देखें तो एक बहुत ही भूला हुआ शेयर रहा है, मार्केट में इसको कोई भी बड़ा वैल्यूएशन नहीं देता है और अब इसका भी री रेटिंग हो रहा है ग्लोबली।
कोल की शॉर्टेज हम देख रहे हैं और उसका फायदा कोल इंडिया को मिल सकता है। कोल इंडिया के पास बहुत ही बड़ा रिजर्व है कोल्स का, जिसको वो कभी भी चाहे तो माइन कर सकता है। तो कोल इंडिया यहां से भी बड़े स्तर पे इस पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट कर सकता है एनएवी के अपमूव में। और चर्चा करें पोर्टफोलियो के बारे में, टीवीएस मोटर यहाँ पे 2.4 का एलोकेशन फंड ने दिया है। टाटा मोटर में भी 2.3 का एलोकेशन है। मोटर अगर आप देखें, ऑटो सेक्टर में भी कई सारे क्राइसिस गुजरे हैं। ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन होने वाला है यहाँ से, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, और उसमें कौन सी कंपनी विनर बनेगी वो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, और यहाँ पे फंड ने ऑटो सेक्टर में भी एलोकेशन दिया है। हिंडाल्को मेटल सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद इंडियन ऑयल, ये भी एक एनर्जी कंपनी, यहाँ पे 1.8 का एलोकेशन है। आईटीसी, दोस्तों आईटीसी भी एक बहुत ही डीप वैल्यू शेयर है। 5 साल में कुछ भी प्रदर्शन नहीं दिखा है आईटीसी में, और ये भी अगर आप देखें अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस बन सकता है। कल्पतरु पावर देखा, ये भी एक पावर कंपनी है। तो फंड ने पावर सेक्टर में बड़ा एलोकेशन दिया है। पावर और एनर्जी जहां पे कोई भी नहीं देखता था, वहां पे फंड ने 1 साल पहले ही बड़ा एलोकेशन दे के रखा है। आईसीआईसीआई बैंक में, इसके बाद मैक्स फाइनेंशियल, टाटा स्टील, लुपिन, सायंट, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियां फंड के पोर्टफोलियो में है। और चर्चा करें पोर्टफोलियो के बारे में, तो 96% इक्विटी में एलोकेशन है। एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 41 शेयर है टॉप 10 कंपनी में, जहां पे फंड मैनेजर को ज्यादा कन्वेक्शन है, जिसकी भारती एयरटेल, सन फार्मा, एनटीपीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 कंपनी में 54% का एलोकेशन फंड ने दिया है। तो एक अगर आप देखें हाई कन्वेक्शन फंड है, जहां पे ज्यादा फंड मैनेजर को कन्वेक्शन होगा वहां पे वो बड़ा एलोकेशन भी देंगे। एवरेज मार्केट कैप इस फंड का 1,20,000 करोड़ के आसपास का है। लार्ज कैप में करंटली ज्यादा एलोकेशन है 74% का। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा एलोकेशन फंड ने दिया है। क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, तो फंड कभी भी चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी सेक्टर में एलोकेशन दे सकता है। किसी भी कंपनी में बड़ा एलोकेशन भी वो दे सकते हैं। वहां पे किसी भी कंपनी में कोई भी कैप भी नहीं होगा। अगर उनको भारती एयरटेल अच्छी लग रही है तो यहाँ से एलोकेशन 15% हो या 20% वो बने रह सकते हैं कंपनी के साथ। दोस्तों अभी भी इस फंड का एवरेज पी रेशियो 21 का है। तो मार्केट के सामने ये फंड अभी भी आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। एवरेज प्राइस टू बुक 3.4 का है और एवरेज डिविडेंड यील्ड इस फंड का 1.85 का है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.5 का है। तो कंटिन्यूअसली एक्टिवली मैनेज फंड है और जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे फंड एक्टिव बेट भी कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं और एग्जिट भी लेते रहते हैं। सेक्टोरियल एलोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे फंड ने करंटली ओवरवेट एलोकेशन दिया है। पिछले 1 साल में बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हमने देखा है। तो यहाँ से बैंकिंग सेक्टर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट में आगे जाके। तो वहाँ पे बैंकिंग में बड़ा एलोकेशन है। उसके बाद दोस्तों पावर सेक्टर में भी 15% का एलोकेशन है। पावर सेक्टर करंटली मार्केट के फोकस में भी है, तो पावर सेक्टर भी इस पोर्टफोलियो में बड़ा एलोकेशन रखते हैं। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में भी तकरीबन 12% का एलोकेशन है। फार्मा में 11.5%, गैस में 6.2%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल 5%, ऑटो सेक्टर में 4.5% और ऑयल सेक्टर में तकरीबन 4.5% का एलोकेशन फंड ने दिया है। सॉफ्टवेयर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी एलोकेशन दिया गया है। दोस्तों फंड मैनेजर, दोस्तों इस फंड को मैनेज करते हैं एस नरेन। दोस्तों इस फंड को आप एस नरेन का ब्रेन चाइल्ड मान सकते हैं। उन्होंने ही ये थीम पे फंड लॉन्च किया था तकरीबन 3 साल पहले। उस समय पे जब कोई भी ऐसे सेक्टर में जहां पे कोई नहीं देख रहा हो, जैसे कि आप देखिए पावर या टेलीकॉम, वहां पे उन्होंने ये फंड लॉन्च किया। एस नरेन आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के ईडी एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। इनके पास तकरीबन 31 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। कई सारी जानी मानी जो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम है उनको ये मैनेज करते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको ये डिसाइड करते हैं, डेवलप करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये फंड पे लेके आते हैं। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कोलकाता का ये एल्यूमिनियम भी है, तो बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा प्रोफेशनल इनके पास एक्सपीरियंस है, जिसका फायदा भी इस फंड को मिलता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के दिग्गज फंड मैनेजर एस नरेन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड को भी देखते हैं एक्टिवली। दोस्तों अब चर्चा करते हैं इस फंड के एसआईपी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती इस फंड में जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो वहां से अब तक कैसा रिटर्न बना है 33 मंथ होते हैं,
30,000 का निवेश होता है और 31,345 यूनिट परचेस होते हैं, जिसके आज की डेट में दोस्तों वैल्यू बनती है 5,48,000 रुपए। 41+ के CAGR से इस फंड ने SIP में रिटर्न बना के दिया है। जब कोविड क्राइसिस आया था उस समय पे फंड का NAV 7 रुपए तक भी गिरा था और वहां से आज NAV 17 रुपए तक आ चुका है। तो क्राइसिस में, वोल्टाइल में, यहाँ पे ये फंड ज्यादा वोल्टाइल भी हो सकता है, बट लंबी अवधि में आपको ये फंड बेहतरीन अल्फा बना के दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ से भी अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए SIP करनी हो तो इस फंड में आप SIP भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास बड़ा कैपिटल करंटली अवेलेबल है तो आप ICICI प्रूडेंशियल बूस्टर STP के माध्यम से इस फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों बूस्टर STP कैसे काम करता है उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। बूस्टर STP आपके लिए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ वैल्यू एवरेजिंग भी करता है। आप एक लिक्विड फंड में या किसी और ICICI म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड स्कीम में निवेश करेंगे और वहां से आप बूस्टर STP लेंगे, टारगेट स्कीम जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। और बूस्टर STP वीकली, मंथली आप ले सकते हैं और मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से आपका STP का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर मार्केट बहुत ही चीप हो जाए, जैसे कि हमने देखा पिछले साल बड़ा करेक्शन आ जाए, तो बूस्टर STP बहुत ही ज्यादा बड़ा इंस्टॉलमेंट आपका मार्केट में डालेगा क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। और अगर वैल्यूएशन ऊपर जाते हैं तो बूस्टर STP आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली कम कर देंगे और 1-2 साल में आपके पैसे धीरे धीरे मार्केट में डिप्लॉय होंगे। रूपी कॉस्ट और वैल्यू एवरेजिंग, ये दोनों का दोनों बेनिफिट आपको बूस्टर STP भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं।